हम लोग अभी AS4 और 5 देखने वाले। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 अबॉलिश होगा है, उसका टाइटल था डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, इट इज मर्ज्ड विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हम लोग यहां पर देखते हैं, सबसे पहले हमें डिफाइन करना व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो आप किसी और के आदेश पे, निर्देश पे, स्पेसिफिकेशन पे करते हैं। इफ अ बिल्डर इज कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग ऑन हिज ओन अकाउंट, खुद की इच्छा से वो बिल्डिंग बनाता है, तो वो AS7 में कवर नहीं होता है। AS7 में कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स कवर होते हैं? देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड द कॉन्ट्रैक्टी। तो कॉन्ट्रैक्टी हैज आस्क्ड कॉन्ट्रैक्टर टू अंडरटेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन हिज स्पेसिफिकेशन, दैट इज कवर्ड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज अबॉलिश्ड एंड द पैराग्राफ्स ऑफ AS8 आर मर्ज्ड विद पैराग्राफ नंबर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, दैट इज इंटेंजिबल एसेट। AS9 आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे, डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, माइल्ड कैलकुलेशंस। यहां पर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बताता है कि किसी चीज को रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के कुछ एलिमेंट्स आपको यहां पर देखने वाले हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बताता है RMPD रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है। नई चीज जो यहां पर ऐड की गई है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ बियरर प्लांट। वैसे तो किसी भी तरीके का लाइव स्टॉक और प्लांटेशन जो है वो एक्सक्लूड होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 से, बट बियरर प्लांट को इंक्लूड किया गया है। बियरर प्लांट की डेफिनेशन मैंने AS10 के रिवीजन के अंदर डिटेल में कवर किया है। Right from recognition of the cost of a property, plant and equipment, there can be initial recognition, there can be recognition, subsequent recognition। तो एसेट की कॉस्ट चेंज हो सकती है, फिर कुछ एस्टिमेशंस लगाए जाते हैं, कुछ चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। कंपोनेंटाइजेशन, डीकंपोनेंटाइजेशन ऑफ एन एसेट हमें देखना है, रीवैल्यूएशन ऑफ एन एसेट देखना है, इंपेयरमेंट ऑफ एन एसेट देखना है, डी रिकॉग्निशन हम कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं वो हमें देखना है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइड किया जाता है उसकी रिक्वाइजिट मेथड्स हमें यहाँ पर देखना होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 पे आते हैं इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोस्तों आपके 3 अलग अलग चीजों के बारे में बात करता है। पहली बात करता है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, दूसरी चीज के बारे में बात करता है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन, और तीसरी चीज के बारे में बात करता है उसको कहते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन ब्रीफली समझते हैं, डिटेल में AS11 के अंदर मैंने कवर किया। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? इफ अ ट्रांजैक्शन इज डिनोमिनेटेड इन सम अनदर करेंसी अदर देन द करेंसी ऑफ द हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस की रिपोर्टिंग करेंसी के अलावा किसी और देश की करेंसी में अगर ट्रांजैक्शन होता है तो उसको कहते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। मार्क टू मार्केट का कंसेप्ट हम लोगों ने यहां पर देखा है, किस चीज का? ये टर्म याद रखना, मार्क टू मार्केट। सेकंड है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन। अब ये वाला जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट डायरेक्टली जाकर कनेक्ट होता है ब्रांच अकाउंटिंग के फॉरेन ब्रांच के सेगमेंट के साथ। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन का मतलब होता है यू हैव टू ट्रांसलेट, यू हैव टू कन्वर्ट द ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रांच टू HO's रिपोर्टिंग करेंसी। तो अगर आपकी हेड ऑफिस एक देश में और ब्रांच किसी और देश में है, तो आपको हेड ऑफिस की करेंसी में ट्रायल बैलेंस को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें हमारे फॉरेन ऑपरेशंस को 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना होता है, एक जिसको हम कहते हैं इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस, दूसरा जिसको कहते हैं नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस आर दोस फॉरेन ऑपरेशंस व्हिच वर्क एज इफ दे आर द इनहेरेंट पार्ट ऑफ द हेड ऑफिस। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस आर मोर लाइक द इंडिपेंडेंट ब्रांच। डेफिनेटली हेड ऑफिस के साथ काम करते हैं, बट अपना भी खुद का कुछ काम करते हैं। उसके ट्रांसलेशन नॉर्म्स हम लोगों ने देखे थे उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर। द डिफरेंस इन फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस इज डेबिटेड और क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट इन केस ऑफ इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस के केस में हम P&L को डेबिट ना कर हम लोग यहां पर एक रिजर्व करते हैं, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व नाम से एक रिजर्व को क्रिएट करते हैं। आपके क्वेश्चन के अंदर डिफाइन किया गया होगा कि फॉरेन ऑपरेशन कौन से टाइप का होता है, इज इट E4 और इज इट T4। अगर नहीं डिफाइन किया गया है दोस्त तो डिफॉल्ट होता है IFO। E4 को पकड़ के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, आगे बढ़ लेना। तीसरा पार्ट होता है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। What is the meaning of the forward exchange contract? A forward exchange contract is a contract entered today to buy or sell foreign currency on a future date at a predetermined date known as a forward date। तो आज अगर मैं फ्यूचर में फॉरेन करेंसी खरीदने का या बेचने का कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूं किसी ऑथराइज मनी चेंजर के साथ, और उसकी रेट को मैं आज डिसाइड कर लेता हूं, तो वो जो रेट होती है उसको कहते हैं फॉरवर्ड रेट, और इस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के केस में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से हम फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस की अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के बाद आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, दी अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट से जो हमें इंसेंटिव्स, ड्यूटी, ड्रॉबैक्स, कैशबैक, ग्रांट्स मिलते हैं। ग्रांट्स कैन बी in terms of cash, in terms of kinds, monetary, non-monetary grants, capital grants, revenue grants, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें देखना है। ये वाली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट ग्रांट्स की, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं आज के सेशन में डेफिनेटली यहां पर कवर करने वाला हूं। वो 2 चीजें क्या है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज यहां पर यह आती है कि जब ग्रांट आपको मिला है तब आप उसकी अकाउंटिंग क्या करेंगे, जब ग्रांट रिफंडेबल हुआ है अगर, तो आप उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे। ये दोनों चीजें आपको यहां पर देखनी होती है। वी आर गोइंग टू कवर इन डिटेल। उसके बाद में आता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 पे, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। AS13 कहता है कि इन्वेस्टमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स are those investments which are intended to be held for a period of less than 12 months। बहुत इंपॉर्टेंट है, AS13 के अंदर डिफाइन किए गए शब्द को मार्क कर लेना। करंट इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स, बट इफ योर इंटेंशन इज टू होल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, इट बिकम्स द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सवाल ये उठता है कि सर अगर मैंने किसी इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट क्लासिफाई किया तो बाद में मैं लॉन्ग टर्म नहीं बना सकता हूं क्या? डेफिनेटली बना सकता है। देयर आर रीक्लासिफिकेशन नॉर्म्स गिवन इन AS13 जिसके बेसिस पर आप रीक्लासिफिकेशन कर सकते हैं, करंट को लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म को करंट के अंदर। अब आते हैं हम कैरिंग वैल्यू पे। AS13 कहता है करंट इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। आई रिपीट, करंट इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड बी कंपल्सरी कैरीड एट कॉस्ट प्राइस ओनली, करेक्ट। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट में से माइनस होता है प्री एक्विजिशन का डिविडेंड। अगर किसी भी प्रकार का प्री एक्विजिशन डिविडेंड है तो वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से डिडक्ट किया जाता है। AS 13 का ये प्रिंसिपल हमें बाकी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और चैप्टर्स में भी काम आता है, स्पेशली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अमालगमेशन के अंदर, कि जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट किया अगर उससे पहले का डिविडेंड आपको मिला है तो इट शुड बी क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, नॉट टू P&L अकाउंट। इट्स अ कैपिटल रिसीट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। हम लोगों ने देखा है यहाँ पर फिक्स इनकम सिक्योरिटी, हम लोगों ने देखा है वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी, हम लोग अलग अलग वैल्यूएशन मेथड्स फॉलो करते हैं, एवरेज कॉस्ट मेथड फॉलो करते हैं, फीफो मेथड फॉलो करते हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। AS 13 के बाद आते हैं हम AS 14 में, अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन। अमालगमेशन मतलब किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो। AS 14 कहता है अमालगमेशन इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन। अमालगमेशन और एब्जॉर्प्शन में सिंपल फर्क होता है, जो कंपनी किसी को ले रही है उसको कहते हैं ट्रांसफरी कंपनी, और जिसको ले रही है उसको कहते हैं ट्रांसफरी कंपनी। तो अगर ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी को 100% ऑक्यूपाई करती है तो उसको क्या कहते हैं, व्हाट इट बिकम्स अमालगमेशन 100%। एब्जॉर्प्शन, अमालगमेशन और एब्जॉर्प्शन में सिंपल डिफरेंस समझना। अमालगमेशन में दो एग्जिस्टिंग कंपनीज होती है, दोनों लिक्विडेट होती है, वाइंड अप होती है, डिसॉल्व होती है और डिसॉल्व होकर एक नई कंपनी बनती है। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन के अंदर एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर करती है। तो सिंपल डिफरेंस है, अकाउंटिंग वाइज कोई डिफरेंस नहीं होता है। एक इंपॉर्टेंट चॉइस यहां पर मैं और मार्क कर दूं, AS 14 डजंट गवर्न्स अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। AS 14 जो है इट गवर्न्स अकाउंटिंग ओनली एंड ओनली इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। इस चीज को रखना है ध्यान। तो बात बहुत सिंपल है, ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे क्लोज करेंगे, द अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब मैं आता हूं अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 कहता है कि अमालगमेशन दो टाइप के हो सकते हैं। पहला टाइप का अमालगमेशन होता है उसको कहते हैं अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, और दूसरा अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेसेस। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कब होगा, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 की 5 कंडीशंस कंप्लाई होगी। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कोई और डिस्कशन मत करो। ये जो यहां पर 40 चल रही है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40, ये आप लोगों के लिए, आप देख लो बिल्कुल ब्रेथलेस तरीके से मैं पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको रिवाइज करवा रहा हूं। दिमाग की नसें खुल जाएगी आपकी, और बीच में कोई भी बच्चा आ रहा है तो प्लीज बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, डिस्ट्रैक्ट मत करो, पूरी तरह यहां पर फोकस करो। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत बढ़िया रिवीजन हो रही है और बहुत बढ़िया रिवीजन होगी, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 की 5 कंडीशन सभी जने रिवाइज करेंगे। अगर ये पांचों कंडीशंस कंप्लाई हो जाती है तो बन जाएगा अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अगर 5 में से कोई भी कंडीशन वायलेट होती है तो वो बन जाएगा अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अगर अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो अकाउंटिंग मेथड जो फॉलो होगी उसका नाम है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, और अगर एक भी कंडीशन वायलेट होती है और वो बन जाती है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज तो अकाउंटिंग मेथड जो यहां पर फॉलो होगी उसका नाम होगा परचेज मेथड। ये 5 कंडीशन क्या है, नंबर 1, ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी आर टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी। नंबर 2, शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी एग्रीज टू बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरी company except the shares held by transferee company itself or through its subsidiaries or through its nominees. Condition number 3, the entire purchase consideration is discharged by the transferee company to the shareholders of the transferee company only by way of issue of equity shares except the fractional part that can be paid in cash. Condition number 4, the transferee company intends to continue the same line of business which the transferor company was doing before amalgamation. And condition number 5, all the assets and liabilities of the transferor company are taken over by the transferee company at its book values except for uniformity of accounting policies. अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो बन जाता है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, मुझे बिजनेस को ग्रो करना है और वहां पर आता है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। अगर एक भी कंडीशन पांचों में से वायलेट होती है तो वो बन जाता है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का ऑब्जेक्टिव इंटेंशन होता है कि मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना और परचेज मेथड फॉलो करना है। दोनों मेथड्स में डिफरेंस बहुत सिंपल है। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड के अंदर ट्रांसफरर कंपनी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफरी लेके जाता है एट इट्स बुक वैल्यू इंक्लूडिंग रिजर्व्स। तो एक इंपॉर्टेंट टर्म मैंने वहां पे रिवीजन में कवर किया था, नाटो। नाटो का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट टेकन ओवर। नेट एसेट टेकन ओवर इन केस ऑफ पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी माइनस रिजर्व। लेकिन इन केस ऑफ परचेज मेथड द ट्रांसफरी कंपनी मे और मे नॉट टेक ओवर सर्टेन एसेट और लायबिलिटीज एंड दे मे टेक ओवर और मे नॉट टेक ओवर एट बुक वैल्यू और एनी अदर वैल्यू। दे डोंट टेक एनी रिजर्व्स। तो नाटो की डेफिनेशन इन केस ऑफ परचेज मेथड होती है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब यहां पर बात आती है स्टैट्यूटरी रिजर्व्स की। अगर ट्रांसफरर कंपनी के पास कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व है तो ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगा, ये स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को लेकर जाएगा, क्योंकि लेकर जाना पड़ेगा। तो उस केस में एक इंपॉर्टेंट एंट्री पास होती है एंड दैट इंपॉर्टेंट एंट्री इज अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स अकाउंट क्रेडिट। सवाल ये उठता है कि अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट का जो बैलेंस है ये शेड्यूल 3 के बैलेंस शीट के हिसाब से कहां पे दिखता है, तो शेड्यूल 3 के बैलेंस शीट के हिसाब से इट इज डिस्क्लोज्ड अंडर द रिजर्व्स एंड सरप्लस, है ना। शेयर होल्डर्स फंड्स में रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर इसको डिस्क्लोज किया जाता है। एक और चीज इंपॉर्टेंट यहां मार्क करने लायक है, पैराग्राफ नंबर 3G ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 डिफाइन करता है परचेज कंसीडरेशन को। डेफिनेशन देखने लायक है क्योंकि परचेज कंसीडरेशन पे एमसीक्यू यहां पर बन सकता है। परचेज कंसीडरेशन मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज इशूड, cash paid and the value of other assets given by transferee company to the shareholders of the transferor company। इसका मतलब यह है कि अगर ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफरर कंपनी के डिबेंचर होल्डर को, क्रेडिटर को कोई भी अमाउंट पे किया है तो दोस्त वो परचेज कंसीडरेशन के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा। बहुत सिंपल सी चीज है, दिमाग में याद रख लेना, क्या दिया है उससे फर्क नहीं पड़ता है।
किसको दिया है उससे फर्क पड़ता है। अगर मैं ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर को कुछ भी दूं वो परचेज कंसिडरेशन है, लेकिन अगर मैं डिबेंचर होल्डर को कुछ भी पे करता हूं वो परचेज कंसिडरेशन की डेफिनेशन में नहीं आता है। AS 14 ना सिर्फ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बट एक फुल फ्लेश टॉपिक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इसी चैनल पर आप लोगों के लिए सारे रिवीजन लेक्चर्स एक प्रॉपर प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो कल के सुपर 30 सेशन से पहले देख लेना। AS 14 के बाद आते हैं AS 15 के अंदर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले सीए फाइनल के अंदर हुआ करता था। इट इज अ लायबिलिटी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एम्प्लॉय बेनिफिट्स का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये आपको एक सिंपल सी चीज समझाता है कि भाई साहब आपके जो एम्प्लॉइज होते हैं जो आपके यहां काम करते हैं, ये अगर आपके पास लंबे समय तक काम करते हैं तो लंबे समय तक काम करने के लिए आपको उनको कुछ बेनिफिट्स देने पड़ते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, टर्मिनल बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, टर्मिनल बेनिफिट्स के अंदर आता है ग्रेचुटी, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, और यहां पर आता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मतलब ESOP। अब अगर आप अपने एम्प्लॉइज को कमिट करते हैं कि आप मेरे पास इतने इतने साल काम कीजिए तो मैं आपको ये सारी सर्विसेज दूंगा, तो आपको कहीं ना कहीं उसके लिए एक प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है, एक लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ती है, और इसी लायबिलिटी और प्रोविजन के ऊपर बना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको सिंपल कैलकुलेशन समझाता है। काफी बच्चे स्टैंडर्ड को समझने में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, बट एक्चुअली अगर आप सोचो कि इसमें कोई स्ट्रगल करने वाली बात नहीं है इफ यू नो द टाइम वैल्यू ऑफ मनी टॉपिक दैट यू हैव स्टडीड इन सीए फाउंडेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 इज बोरिंग कॉस्ट। इट टॉक्स अबाउट टू इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोरिंग कॉस्ट, अनदर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। ये स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है। AS 16 गिव्स यू प्रिस्क्राइब्स द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट of borrowing cost on qualifying asset. Now what is the borrowing cost? Borrowing cost means interest and other cost incurred to arrange the borrowings. सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट के अलावा अगर और भी कोई कॉस्ट इंकर हुई है टू अरेंज द बोरिंग्स तो उसको कहा जाता है बोरिंग कॉस्ट। क्वालिफाइंग एसेट का मतलब क्या होता है? क्वालिफाइंग एसेट्स आर दोस एसेट्स और इन्वेंटरी व्हिच नेसेसरी टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। मतलब वो एक एसेट भी हो सकती है, क्वालिफाइंग एसेट इन्वेंटरी भी हो सकती है। ये ऐसी एसेट या इन्वेंटरी होती है व्हिच नेसेसरीली टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। तो आप ये समझना, सब्सटेंशियल पीरियड को यहां पर डिफाइन नहीं किया है, अलग से सेशन लिया है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस इस पे देखें, इसको अच्छे से चेक कर लेना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 हमें यहां पर ये बताता है कि कैपिटलाइजेशन कब स्टार्ट होना चाहिए, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन एंड सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। बिसाइड्स दिस ये आल्सो हमें बताता है कि हाउ डू यू ट्रीट द बोरिंग कॉस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग्स एज वेल एज ऑन द जनरल बोरिंग्स। AS 16 खत्म होने के बाद हम लोग आते हैं दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 का टाइटल है सेगमेंट रिपोर्टिंग। ये सेगमेंट रिपोर्टिंग हमें ये बताया कि जब भी आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपको प्रेजेंट करना है ना सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बल्कि आपको उसे ब्रेक करना है अलग अलग सेगमेंट पे। मतलब यहां पर सारी चीजें आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें हमारे बिजनेस के अलग अलग सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, जिसके लिए हमें दो तरीके के सेगमेंट्स कहे गए, एक जिसको हम कहते हैं बिजनेस सेगमेंट, दूसरा जिसको हम कहते हैं ज्योग्राफिकल सेगमेंट। नॉट गोइंग इनटू डिटेल डेफिनेशन, वो आप मेरे उस स्पेसिफिक सेशन के अंदर देख सकते हैं। बिजनेस सेगमेंट्स मतलब अगर मेरा एक बिजनेस मेरे दूसरे बिजनेस से अलग है तो मैं उसको अलग अलग सेगमेंट कंसीडर कर सकता हूं। ज्योग्राफिकल सेगमेंट मतलब इफ माय बिजनेस इज टेकिंग प्लेस इन अ डिफरेंट ज्योग्राफिकल एंड इकोनॉमिक सिनेरियो, उसको कहते हैं ज्योग्राफिकल सेगमेंट। तो सबसे पहले मैं अपने टोटल बिजनेस के अलग अलग सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करूंगा, बिजनेस सेगमेंट, ज्योग्राफिकल सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट, ज्योग्राफिकल सेगमेंट को फिर मैं क्लासिफाई करता हूं दो टाइप में, जिसको कहते हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट एंड नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट। अब रिपोर्टेबल सेगमेंट का मतलब होता है वो सेगमेंट जिसकी आपको अलग से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है एज पर AS 17। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 कहता है कि इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपको रिपोर्टेबल सेगमेंट के अलग से दिखाने पड़ेंगे। मतलब टोटल कॉलम तो आप बनाएंगे लेकिन अलग से भी आपको दिखाने पड़ेंगे। और नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट जिसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। अब रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कौन से होते हैं उसके लिए तीन क्राइटेरियाज यहां पर डिफाइन किए गए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 में। पहला क्राइटेरिया बेटा जी रेवेन्यू क्राइटेरिया। इफ द रेवेन्यू ऑफ द सेगमेंट फ्रॉम सेल, एक्सटर्नल सेल्स प्लस सेल्स टू अदर सेगमेंट इज 10% और मोर देन द टोटल रेवेन्यू, देन इट बिकम्स अ रिपोर्टेबल सेगमेंट। दूसरा रिजल्ट क्राइटेरिया। नाउ ये रिजल्ट क्राइटेरिया थोड़ा सा यहां पर कैच है जिसको अच्छे से देखना होता है कि अगर किसी सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस इन एन एब्सोल्यूट टर्म, मतलब अगर प्रॉफिट लॉस दोनों है तो हम सिर्फ प्रॉफिट की टोटल लेंगे, सिर्फ लॉस की टोटल लेंगे। एब्सोल्यूट टर्म में प्रॉफिट या लॉस की फिगर अगर 10% से ज्यादा है एज कंपेयर टू ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, देन इट इज द थ्रेशोल्ड फॉर रिजल्ट क्राइटेरिया। और तीसरा होता है एसेट क्राइटेरिया। अगर किसी सेगमेंट की एसेट टोटल एसेट से 10% या उससे ज्यादा है तो ये बन जाता है एसेट क्राइटेरिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सिंपल सी चीज कहता है कि अगर तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया यहां पर फुलफिल होता है तो वो एक रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस इस पे देखे हैं और इस पे भी एमसीक्यू आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के बाद आता है डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 जो कहता है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा आसान सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको कहता है कि भैया जी अगर करंट ईयर में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसको आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा ताकि यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझ में आए कि आपने अपने रिलेटेड पार्टीज के साथ कितने ट्रांजैक्शंस किए और वो जो ट्रांजैक्शंस आपने किए क्या वो ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पे हुए हैं या नहीं हुए। दैट्स ऑल। फिर आता हूं मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 पे।
AS15 के बाद 19 एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो शायद कुछ बच्चों को थोड़ा टेक्निकल लग सके। AS19 का टाइटल है लीजेस। लीजेस का मतलब होता है लॉन्ग टर्म रेंटल। तो यहां पर हमने कुछ डेफिनेशन देखना है, लेसॉर, लेसी, मिनिमम गारंटी लीज, गारंटी पीरियड, लीज टर्म, और ये सारे डेफिनेशन आप लोगों को देखना होता है। तो यहां पर दो टाइप की लीजेस आप लोगों ने पढ़ी है, ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज। लॉजिक बहुत सिंपल है, अगर मैं एक लेसॉर हूं और सामने एक लेसी है, लेसॉर मतलब जो किराए पे देता है, लेसी मतलब जो किराए पे लेता है, तो बहुत सिंपल है, अगर मेरा किसी एसेट को किराए पे देने का इंटेंशन है कि मैं सिर्फ पैसा कमाना चाहता हूं, मेरा इंटरेस्ट किसमें, मैं ये स्टैंडर्ड पढ़ाते समय हमेशा कहता हूं, इफ माय इंटरेस्ट इज एन इंटरेस्ट देन इट बिकम्स अ फाइनेंस लीज, बट इफ माय इंटरेस्ट इज इन द एसेट इट बिकम्स एन ऑपरेटिंग लीज। इसके कुछ कैलकुलेशंस हम लोगों ने यहां देखे। डेफिनेटली यहां पर ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कुछ हैंडपिक्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किए होंगे और कुछ नहीं करके होंगे। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, सपोज 15-19 नहीं किया ना भाई, तो अभी एग्जाम से 48 घंटे पहले दिमाग में घोड़े मत दौड़ा, सिंपल है, नहीं किया है छोड़ दे, आगे बढ़। कोई 100 मार्क का पेपर 15 और 19 पे नहीं बनने वाला। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, एज अ टीचर मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट एज अ फ्रेंड मैं आपको डेफिनेटली ये चीज कह सकता हूं, एक बड़े भाई होने के नाते कह सकता हूं, 15-19 नहीं किया ना, अब उसके डिप्रेशन के चक्कर में दोस्तों बाकी के भी स्टैंडर्ड्स का कॉन्फिडेंस खो देगा। बाकी स्टैंडर्ड का कॉन्फिडेंस मत खो, इन दोनों स्टैंडर्ड को छोड़, आगे बढ़। ऐसे और एक दो स्टैंडर्ड है, मैं भी आपको बताऊंगा। AS19 के बाद में आता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 में, अर्निंग्स पर शेयर में। अर्निंग पर शेयर इज अ फाइनेंशियल टूल जो हर एक कंपनी को डिस्क्लोज करना होता है। AS20 के हिसाब से तो दो EPS होते हैं, एक होता है बेसिक EPS, एक होता है डाइल्यूटेड EPS। EPS का फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल, टोटल अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब टोटल अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, न्यूमरेटर को कैलकुलेट करने के लिए कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है उसमें से टैक्स माइनस होता है, डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस हो चुका है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड माइनस हो चुका है। अब हमें जो न्यूमरेटर मिलता है दैट इज प्योरली अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब इसको मैं डिवाइड करता हूं विद द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS20, इसका पूरा के पूरा फोकस डिनोमिनेटर पे, न्यूमरेटर पे नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो भी रॉकेट साइंस है वो डिनोमिनेटर में। हाउ डू यू कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स? तो इसके लिए मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन AS20 ने यहां पे डिफाइन किए हैं। जैसे कि आपको वेट्स देना है टाइम का, आपने शेयर्स को कब इशू किया है, व्हाट इज द डेट व्हेन द शेयर्स आर इशूड, अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। दोस्त बात बहुत सिंपल है, अगर आपने 100 इक्विटी शेयर इशू किया ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तो आपका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर होगा 100, लेकिन आपने 100 इक्विटी शेयर इशू किया इन बिटवीन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 6 महीने बाद, तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो होगा 50 होगा। बिसाइड दिस यहां पे आपको देखना है ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर, ट्रीटमेंट ऑफ राइट शेयर्स, क्योंकि राइट शेयर्स के अंदर थोड़ा सा बोनस का एलिमेंट होता है, तो राइट का एक रेशियो देखना पड़ता है और उसका थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू आपको कैलकुलेट करके एडजस्टिंग फैक्टर आपको निकालना होता है। AS20 इज एन कैलकुलेशन बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फर्दर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 सेज दैट इन केस ऑफ बोनस एंड राइट इशू आपको करंट ईयर का EPS निकाल के पिछले साल के EPS को रिकैलकुलेट करना होता है, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं रीस्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स पर शेयर। फिर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर एक डेफिनेशन को डिफाइन किया गया जिसका नाम है पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, PES। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स? दे आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच टुडे आर नॉट इक्विटी शेयर्स बट व्हिच हैज पोटेंशियल प्रोबेबिलिटी टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर इन फ्यूचर। क्लासिक एग्जांपल टू गिव इज FCD और PCD, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट्स है जो आज डिबेंचर्स है लेकिन फ्यूचर में कभी इक्विटी शेयर बनने वाले हैं, फुल्ली या पार्टली। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि अगर कंपनी के पास ऐसे कोई पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं तो उनको एक डाइल्यूटेड EPS निकालना पड़ेगा। डाइल्यूटेड EPS कब कहलाता है? अगर पोटेंशियल इक्विटी शेयर की वजह से आपका बेसिक EPS गिरता है तो वो डाइल्यूटेड EPS कहलाएगा और वो डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर कहलाएगा। कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 के हिसाब से एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड मैंडेटरी टू डिस्क्लोज ओनली एंड ओनली बेसिक EPS एंड नॉट द पोटेंशियल EPS। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 इज अ वेरी गुड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा छोड़ना है, अगर नहीं किया तो छोड़ देना, बाकी किया है तो उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, बहुत बढ़िया। फिर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 डील्स विद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डिटेल में कवर किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 टुगेदर विद द लेक्चर्स ऑफ CFS, बट एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बात करता है होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के बारे में। व्हाट इज अ होल्डिंग कंपनी, व्हाट इज अ सब्सिडरी कंपनी? अब किन्हीं दो कंपनी के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए एक शब्द की जरूरत होती है और वो एक शब्द AS21 में डिफाइन किया गया एज कंट्रोल। कंट्रोल कैसे गेन करता है? जो कंपनी कंट्रोल करता है उसको कहते हैं होल्डिंग कंपनी, जिस पे कंट्रोल करता है उसको कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। कंट्रोल दो तरीके से गेन किया जाता है। नंबर 1 बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग। अगर होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी में 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, मतलब 51% से ज्यादा वोटिंग पावर है, तो वो बन जाती है होल्डिंग कंपनी बिकॉज ऑफ कंट्रोल बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग। और दूसरा होता है कंट्रोल बाय वर्च्यू ऑफ कंट्रोल ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी। अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से किसी को भी डायरेक्टर ऐड कर सकती है, रिमूव कर सकती है, तो भी वो कंट्रोल की डेफिनेशन में यहां पर आ जाता है। ये दोनों चीजें देख लेने के बाद, होल्डिंग सब्सिडरी देखने के बाद हमने देखा है कि AS21 के अंदर दो टाइप की सब्सिडरी होती है। फुली ओन सब्सिडरी जहां पे होल्डिंग कंपनी होल्ड्स 100% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, पार्टली ओन सब्सिडरी वेयर होल्डिंग कंपनी इज होल्डिंग लेस देन मोर देन 51 बट लेस देन 100% शेयर्स ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी। तो उस केस में माइनॉरिटी पिक्चर में आता है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमने देखा है। हम लोगों ने देखा है कि होल्डिंग और सब्सिडरी के केस में तीन कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है CFS बनाते समय। एक है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, दूसरा
दूसरा है माइनॉरिटी इंटरेस्ट और तीसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ द होल्डिंग कंपनी इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। बिसाइड्स दिस यहां पर AS21 कंसोलिडेशन की एक मेथड डिफाइन करता है और मेथड है बहुत सिंपल, लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन। लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन में क्या होता है, मेरा तुम्हारा हमारा, तो होल्डिंग की लैंड एंड बिल्डिंग, सब्सिडरी की लैंड एंड बिल्डिंग, टोटल लैंड एंड बिल्डिंग। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो बनती है वो बनती है लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन के बेसिस पे, प्लस दीस थ्री वर्किंग नोट्स ऑफ COC, MI एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ द होल्डिंग कंपनी। AS21 के बाद हम लोग पहुंचते हैं AS22 के अंदर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 का टाइटल है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। बहुत ही इंटरेस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोगों को बताता है कि काफी बार कुछ प्रोविजंस और कुछ रेट्स के चेंज होने की वजह से हमारी अकाउंटिंग इनकम अलग होती है और टैक्सेबल इनकम अलग होती है, और इन दोनों इनकम में डिफरेंसेस होने की वजह से हमारे टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस में फर्क होता है। अब ये जो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस में फर्क होता है, कभी कभी ये फर्क परमानेंट होता है और कभी कभी ये जो फर्क होता है ये टेम्परेरी होता है। तो यहां पर दो टर्म्स डिफाइन किए गए, एक है टाइमिंग डिफरेंस, दूसरा है परमानेंट डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंसेस मतलब द डिफरेंसेस इन द अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्सेशन प्रॉफिट इज ओनली फॉर द टाइम बीइंग। मतलब आज शायद अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है, टैक्सेबल प्रॉफिट कम है, लेकिन कल ये इनवर्स हो जाएगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, तो द डिफरेंस विल बी शेडेड ऑफ। दूसरा होता है परमानेंट डिफरेंस, मतलब ये जो डिफरेंस है अकाउंटिंग और टैक्सेबल प्रॉफिट में, दिस इज परमानेंट और ये कभी भी जाने वाला नहीं है, उसको कहते हैं परमानेंट डिफरेंस। नाउ अंडरस्टैंड, इन केस ऑफ सच टाइमिंग एंड परमानेंट डिफरेंस देयर अराइजेस सम एडिशनल टैक्सेबल लायबिलिटी व्हिच इज नोन एज डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और ये जो डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी है, इसके ट्रीटमेंट के ऊपर बात की गई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 के अंदर। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन में आपको टैक्सेशन की काफी मदद मिलने वाली है। इनफैक्ट काफी सारे टैक्सेशन के टीचर itself ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट करवा लेते हैं when they teach the tax. Then accounting standard 23 is the accounting for investment in associates. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। एक शब्द के ऊपर जोर देता है और वो एक शब्द है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करती है तो वो एसोसिएट बन जाती है। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कहो या कंट्रोल कहो या होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप कहो या अमालगमेशन कहो, इन सब चीजों की डेफिनेशन कैसे डिफाइन होती है, ओनली बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग। सो इफ वन कंपनी इज होल्डिंग मोर देन 20% शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, देन द कंपनी इज सेड टू बी एन एसोसिएट बिकॉज दे आर एक्सरसाइजिंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो सर अगर शेयर होल्डिंग लेस देन 20% होती है, देन इट इज अ मियर इन्वेस्टमेंट गवर्न बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS23 आपसे कहता है कि अगर आपका कोई एसोसिएट है तो आपको क्या करना है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपको अपने एसोसिएट्स की भी एसेट्स और लायबिलिटीज को कंसीडर करना है। तो AS21, 23 और 27 ये तीनों एक जैसे हैं और CFS टॉपिक के अंदर डील किए जाते हैं। AS23 के बाद आता है AS24 और 25, बहुत ही छोटे, बहुत ही तुच्छ और बहुत ही सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। AS24 टॉक्स अबाउट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अगर करंट ईयर के अंदर आपने अपने कोई बिजनेस के सेगमेंट को बंद किया है तो आपको उसे कैसे डिस्क्लोज करना है, किस तरीके से डिस्क्लोज करना है, बस इसके ऊपर AS24 के ऊपर बात की गई है, ताकि यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यह पता चले कि आपका जो बिजनेस एंटिटी एज अ होल है वो बिजनेस एंटिटी के अंदर कितने सेगमेंट्स चल रहे हैं और कितने सेगमेंट्स बंद हुए हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है दोस्त, अगर किसी बिजनेस का कोई भी सेगमेंट बंद हो रहा है बार बार, तो बिजनेस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के अंदर यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी अवेयर कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। AS25 के अंदर हम आते हैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरिम का मतलब होता है इन बिटवीन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब होता है डिस्क्लोजर। सो यहां पर यार बात आती है, अगर मैं बात करूं तो लिस्टेड कंपनीज की, कि जो भी लिस्टेड कंपनीज होती है, लिस्टेड कंपनीज कौन सी कंपनीज होती है, दे आर दोस कंपनी हुज शेयर्स आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टेड कंपनीज को बनाने होते हैं एक साल में कितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नंबर 1 Q1, Q2, Q3, Q4 और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो इन केस अ कंपनी वांट्स टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन बिटवीन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, हाउ विल दे डू सो इज एक्सप्लेन्ड बाय AS25। AS26 इज अ डिस्क्लोजर ऑब्लिक कैलकुलेशन बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जहां पे हम लोग बात करते हैं इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या, तो काफी बार लोगों को लगता है कि इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब सिर्फ गुडविल होता है, बट ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बियॉन्ड गुडविल बात करता है, रॉयल्टी पे बात करते हैं हम लोग, ट्रेडमार्क पे बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बात करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में। AS8 पहले हुआ करता था अकाउंटिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, लेकिन अब वो AS26 के अंदर कन्वर्ज हो गया, मर्ज हो गया है। ये सिंपल सी चीज कहता है कि अगर आप कोई खर्चा रिसर्च पे कर रहे हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर कोई रिसर्च सक्सेसफुल हो जाती है और वो डेवलपमेंट फेज में चली जाती है तो फिर कैपिटलाइजेशन शुरू होता है। डेप्रिसिएशन की तरह सिमिलर है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। AS29 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्या है पर्टिकुलर पार्टनरशिप? बहुत सिंपल सी चीज है, ये कहता है कि भैया अगर दो कंपनी साथ में आती है किसी एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए, जैसे ही वेंचर खत्म, पार्टनरशिप खत्म, तो उसको कहते हैं जॉइंट वेंचर। उसके केस में आप कंसोलिडेशन कैसे करेंगे? AS28 टॉक्स अबाउट इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। इंपेयरमेंट इज एब्सोल्युटली ऑपोजिट ऑफ रिपेयर। तो रिपेयर का मतलब होता है टू इंक्रीज, इंपेयरमेंट का मतलब होता है डिक्रीज। सो इफ देयर इज परमानेंट डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर, बिकॉज ऑफ एनी इंडिकेटर, तो वो इंपेयरमेंट ऑफ एसेट होता है। और इंपेयरमेंट
की अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो एस 28 में हम देखते हैं, क्योंकि चाचा प्रूडेंस कहते हैं एंटिसिपेटेड लॉसेस एंड एक्सपेंसेस शुड बी अकाउंटेड, मतलब एक्चुअल तो अकाउंट करना ही है, लेकिन अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में भी कोई लॉसेस होने वाले हैं उसकी भी आपको अकाउंटिंग करनी पड़ती है। और फिर लास्ट में आता है एएस 29 प्रोविजंस, कंटिजेंट एसेट्स एंड कंटिजेंट लायबिलिटी। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तीन चीजों के बारे में बात करता है, प्रोविजन, कंटिजेंट एसेट, कंटिजेंट लायबिलिटी। सबसे पहले व्हाट इज अ कंटिजेंट इवेंट? अ कंटिजेंट इवेंट इज द इवेंट व्हिच हैपनिंग और नॉन हैपनिंग डिपेंड्स अपॉन आउटकम ऑफ अ सर्टेन अनसर्टेन इवेंट। तो अगर कोई चीज होगी या नहीं होगी वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन आउटकम ऑफ अ सर्टेन अनसर्टेन इवेंट, दैट इज नोन एज कंटिजेंट इवेंट। वंस द लंच कम्स विल डू लंच टुगेदर। आ गया? ओके, आई गिव लंच ब्रेक इन सम टाइम। आधे घंटे में चलेगा लंच ब्रेक देना? 15-20 मिनट्स आई गिव। सो कंटिजेंट इवेंट का मतलब क्या होता है? जिसका आउटकम किसी और दूसरे इवेंट पे डिपेंडेंट होता है, उसको कहते हैं कंटिजेंट इवेंट। ठीक है, अब ये कंटिजेंट इवेंट से अगर आपको फायदा होने वाला होता है तो वो बन जाता है कंटिजेंट एसेट, नहीं तो वो क्या बन जाता है? कंटिजेंट लायबिलिटी। कंटिजेंट एसेट हो या कंटिजेंट लायबिलिटी हो, उसकी कभी भी अकाउंटिंग नहीं होती है, उसका मियर डिस्क्लोजर होता है। लेकिन अगर कंटिजेंट लायबिलिटी का डिग्री ऑफ एस्टिमेशन ये कहता है कि ये कंटिजेंट लायबिलिटी एक्चुअली लायबिलिटी बन सकती है, तो एएस 29 कहता है आपको उसका प्रोविजन करना पड़ेगा। ब्रेथलेस मैन, 50 मिनट में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए। गुडनेस, मजा आया? मजा आया सभी को? बॉस, ये 50 मिनट की जो वीडियो है ना, ये कल भी एक बार देख लेना।